घर में बहू के आने के बाद सभी सासें अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं और सारी जिम्मेदारी बहू को दे देती हैं। ऐसा ही कुछ शांति भी करती है, पर उसकी बहू जिम्मेदारी उठाने के अभी लायक नहीं थी। और ऐसा क्यों था, चलिए आप खुद देख लीजिए। काव्या बहू, मैं कल मैगी के कुछ पैकेट लेकर आई थी, तुझे दिए थे ना। मैं सोच रही हूँ कि आज खाना ना बनाऊँ, वैसे भी घर में बहुत सारी मैगी रखी हुई है। एक काम कर, तू मेरे लिए और अपने लिए मैगी ही बना ले। माँ जी, आप कल कब मैगी लेकर आई और मुझे कब दी? अगर आपने मुझे दी होती तो मैं आपके लिए मैगी ना बनाती। अरे बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। कल शाम को ही तो मैंने तुझे मैगी का पूरा पैकेट ला कर दिया था। कहाँ रखी तूने मैगी, याद कर अच्छे से। अरे हाँ माँ जी, याद आया। कल रात को ही तो दिया था आपने मैगी का पैकेट, पर मैंने उसे कहाँ रखा मुझे याद ही नहीं आ रहा। शायद मैंने रसोई में रखा था, अभी देखती हूँ। काव्या रसोई से लेकर अपने कमरे तक की पूरी तरह से तलाशी ले लेती है, पर उसे याद ही नहीं आता कि उसने मैगी कहाँ रखी होती है। लास्ट में काव्या अपने दिल की तसल्ली के लिए अपनी सास के कमरे को भी देख लेती है, पर उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। बहू, कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? पूरा घर ढूंढने के बाद भी तुझे याद नहीं आ रहा? अरे ऐसा कैसे काम चलेगा? कुछ काम तो जिम्मेदारी के साथ कर लिया कर। माँ जी, मैं लापरवाह नहीं हूँ। काम करते टाइम आप मुझे दूसरा काम क्यों देती है? अब पता नहीं काम करते करते मैंने मैगी कहाँ रख दी, याद ही नहीं आ रहा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? और इतनी छोटी सी चीज़ पर आप मुझे लापरवाह तो नहीं कह सकती। वैसे भी आपको मैगी खानी है ना, खिला दूंगी मैं। काव्या खुद गलती करके अपनी सास से नाराज़ हो जाती है। बेचारी शांति कुछ भी नहीं कहती और वो छोटी सी घटना को टाल देती है, पर समय के साथ काव्या की लापरवाही भी बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे नीरज बेटा, देखना तो काव्या बहू क्या कर रही है। आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? वहाँ पर पार्टी शुरू भी हो चुकी होगी, सारे मेहमान आ गए होंगे। अरे काव्या, तुम क्या कर रही हो? इतना टाइम क्यों लगा रही हो? नीरज जी, बस 5 मिनट और दीजिए। मेरा सोने का मंगलसूत्र नहीं मिल रहा, मैंने यहीं रखा था, कहाँ गया? काव्या काफ़ी देर से अपने सोने का मंगलसूत्र ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी ओर घर वालों को लेट हो रहा था, पर जैसे ही शांति को पता चलता है कि एक बार फिर काव्या ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी है, तो वो भागती हुई काव्या के कमरे में जाती है और उसके साथ उसका मंगलसूत्र ढूंढने लगती है, साथ ही साथ डांटती भी है। काव्या बहू, लापरवाही की भी हद होती है। इसी साल मैंने तुझे इतना अच्छा मंगलसूत्र दिलाया था, जानती भी हो कितने तोले का है वो। माँ जी, मैं सब जानती हूँ, तभी तो मैंने उसे इतना संभाल के इस अलमीरा में रखा था, पर न जाने कहाँ चला गया। कहीं आपने किसी को दिखाने के लिए इस अलमीरा से निकाला तो नहीं था? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर तेरे ससुर को पता चल गया कि तूने अपने सोने का मंगलसूत्र खो दिया है, तो वो मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। और तेरा पति तो वैसे भी कुछ नहीं देता। गलती की तुझे सोने की चीज़ थमाकर। अब ढूंढना बंद कर, लेट हो रहा है। तेरे बाबूजी पार्टी में पहुंच गए हैं, अगर हम लेट हुए तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। एक काम करते हैं, कल सुबह मंगलसूत्र को ढूंढेंगे और अगर नहीं मिला तो वैसा ही नकली बनवा लेना। शांति को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन सबको लेट भी तो हो रहा था, इसलिए शांति अपना गुस्सा दबा लेती है और अपने बेटे बहू के साथ पार्टी में जाती है। रात में पार्टी खत्म होती है और सभी घर वापस आते हैं, पर एक बार फिर हर बार की तरह काव्या एक बड़ी लापरवाही करती है। काव्या, जल्दी से घर की चाबी दो, जाते हुए तुम्हें दी थी ना। हाँ, दे रही हूँ ना। इतना बोलकर काव्या अपने पर्स में चाबी ढूंढने लगती है, पर उसके पर्स में घर की चाबी नहीं होती, जिसके बाद वो घर के बाहर रखे फूल के गमले के नीचे चेक करती है, पर उसे वहाँ भी चाबी नहीं मिलती। अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? चाबी देना, कहाँ रखी है तूने चाबी? माँ जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जाते समय जब नीरज जी ने मुझे चाबी दी थी तो मैंने अपने पर्स में ही रखी थी, पर पता नहीं इसमें से चाबी कहाँ चली गई, कहाँ गिर गई, मिल ही नहीं रही। क्यों, तुमने घर की चाबी खो दी? अरे पागल औरत, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? समय देख रही हो कितनी रात हो रही है। मैंने गलती की तुम्हें घर की चाबी देकर, ये जानते हुए भी कि तुम कितनी लापरवाह हो। मुझे उस चाबी को अपने पास ही रखना चाहिए था। सच में बहू, लापरवाही की भी हद होती है। तेरे हाथों में तो कुछ देना ही बेकार है। अब बता, हम क्या करेंगे? सारी रात घर के बाहर बिताएं? काव्या की इस गलती के लिए उसे खूब सुनना पड़ता है,
क्योंकि घर की चाबी नहीं मिलती और शांति को ना चाहते हुए भी अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी पड़ती है और वो लोग अपने पड़ोसियों के घर में रात गुजारते हैं। अगली सुबह नीरज चाबी वाले को बुलाता है और एक नई चाबी बनवाता है, पर काव्या की लापरवाही तो बढ़ती जा रही थी। इसीलिए शांति और नीरज काव्या को रास्ते पर लाने की सोचते हैं। माँ, आप और मैं कुछ कहते नहीं, इसलिए काव्या इतनी लापरवाही करती है। कल रात उसने अपना सोने का मंगलसूत्र खो दिया, घर की चाबी खो दी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो खुद को ही खो दे। अब हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ बेटा, मैंने तो सोच लिया है। अब बहू जितनी ज़्यादा बड़ी गलती करेगी उसे उतनी ही ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी, तभी सुधरेगी बहू। अब शांति और नीरज काव्या को सुधारने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक दिन जानबूझकर शांति काव्या को कुछ पैसे देती है और उसे अपने सामने रखवाती है। बहू, तुझ पर विश्वास करके मैं तुझे 10,000 कैश तो दे रही हूँ, पर जानती हूँ तू कितनी बड़ी लापरवाह इंसान है, इसलिए तू ये पैसे मेरे सामने तिजोरी में रख। और अगर इस बार तूने कोई भी लापरवाही करी, पैसे गंवा दिए, फिर भी तुझे ये पैसे मुझे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन पैसों से लोन भरना है। इसलिए इस बार कोई लापरवाही नहीं। माँ जी, ये कैसा विश्वास है? अब पैसे भी दे रही हैं और नज़र भी नहीं हटा रही। अरे मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, और अगर खो गए पैसे तो मैं अपनी जेब से भरूंगी। अब तो खुश। पता नहीं आप सब मुझे इतना लापरवाह क्यों समझते हो। इतना बोलकर काव्या 10,000 लेकर अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन बाद जब शांति पैसे मांगती है, तब काव्या का जवाब कुछ इस तरह का था। इतने जल्दी लोन के पैसे भरने थे क्या? कुछ दिनों बाद नहीं भर सकते? दरअसल ना वो पैसे मुझसे खर्च हो गए। मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि आपने वो पैसे मुझे लोन भरने के लिए दिए हैं। उन पैसों से मैंने ना थोड़ी शॉपिंग कर ली। अरे वाह, कितना अच्छा काम किया तूने। अब जब तूने उन पैसों को उड़ा ही दिया है तो तू ही बता दे, लोन के पैसे मैं कहाँ से लाऊं? देख बहू, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि अगर इस बार तूने कोई भी लापरवाही करी तो तेरी जेब से पैसे जाएंगे। मुझे कल के कल 10,000 चाहिए, बस। इतना बोलकर शांति वहाँ से चली जाती है। हर बार की तरह काव्या अपनी सास के सामने भोली बनने का ढोंग करती है, पर इस बार शांति उसके छलावे में नहीं आती। जिसके बाद काव्या बड़ी ही चालाकी से अपने पति के अकाउंट से 10,000 निकालकर अपनी सास को दे देती है। उन पैसों को देखकर शांति खुश होती है कि उसकी बहू अब जिम्मेदार बन चुकी है। वो कुछ पैसे अपने पास रखती है। रात को जब नीरज गुस्से में घर आता है तो शांति का सारा भ्रम भी टूट जाता है। काव्या, आखिर तुम्हें अचानक से 10,000 की क्या ज़रूरत पड़ी? तुमने मेरे एटीएम से 10,000 निकाल लिया और वो भी मुझे बिना कुछ बताए। वो दरअसल माँ जी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे लोन भरने के लिए, पर मैंने ना गलती से उन पैसों से शॉपिंग कर ली और घर का सामान ले लिया। माँ जी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें लोन के पैसे वापस नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाती? आपके पैसों पर तो मेरा ही अधिकार है ना। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इसीलिए मैंने बिना पूछे निकाल कर दे दिए माँ जी को। क्या बहू, तूने वो पैसे मेरे बेटे से लेकर मुझे दिए और मैं बेवकूफ़ ये समझ रही थी कि मेरी बहू को अकल आ गई, पर तू तो लापरवाह की लापरवाह रहेगी। काव्या की इस तरह की हरकतें देखकर शांति अपने कान पकड़ लेती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर काव्या नहीं सुधरने वाली। रीमा की शादी अभी हाल ही में अनिल से हुई है। अनिल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और उसका रहन सहन बहुत सादा है, लेकिन रीमा एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखती है। जितना बड़ा उसका खानदान है उतना ही बड़ा उसका घमंड भी है। रीमा अपने ससुराल वालों से अपनी मनमानी करवाती है। एक दिन रीमा की सास मधु ने उससे कहा, रीमा बहू, मैंने सुनार को बुलाया है, वो कुछ गहने लेकर आया है, तू जाकर पसंद कर ले और जो भी पसंद आए वो ले लेना। मधु की बात सुनकर रीमा सुनार के पास जाकर गहने देखती है और फिर सुनार से कहती है, भैया आपके पास इससे भारी ज्वेलरी नहीं है क्या? और मुझे ना कुंदन का नेकलेस चाहिए था, लगता है वो भी नहीं है आपके पास। आपकी सास को मैंने सारे डिज़ाइन फ़ोन पर दिखा दिए थे, उन्होंने जो जो लाने को कहा वो सब कुछ ले आया हूँ मैं। भैया आपको शायद पता नहीं मैं किस खानदान से आई हूँ। हमारे यहाँ इतनी लाइट और सस्ती ज्वेलरी नहीं पहनते। आप कल अपनी दुकान की सबसे अच्छी और महंगी ज्वेलरी लेकर आना। अरे भाभी जी, ऐसा क्या है जो मेरी दुकान पर नहीं मिलता? कल मैं आपके लिए सबसे बढ़िया गहने लेकर आऊँगा।
अच्छा जी, चलता हूँ, नमस्ते। सुनार वहाँ से चला जाता है। सुनार के जाने के बाद मधु अपनी बहू से कहती है, बहू, अच्छे गहने लेने के लिए पैसे भी तो अच्छे चाहिए होंगे ना। हमारा जितना बजट है हम उस बजट के मुताबिक तो सामान लेंगे ना। माँ जी प्लीज़, अब आप मुझे बोर मत करिए। मैं ऐसी ज्वेलरी पहनकर घर से बाहर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे मेरे खानदान के बारे में। और आप रुपयों की चिंता मत करें, वो मैं अपने मम्मी पापा से ले लूँगी। बहू, हमारे खानदान में इस तरह मायके वालों से रुपए पैसे नहीं मांगते। तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी सभी ख्वाहिशें पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। अब माँ जी, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। देखिए माँ जी, मैं ऐसे खानदान की लड़की हूँ जिसकी ख्वाहिश है आप पूरी कर ही नहीं सकती। रीमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। मधु को अपनी बहू की बात सुनकर बहुत दुख होता है। शाम को अनिल काम से घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है, रीमा, तुम तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे वाह जनाब, आज इतनी मेहरबानी कैसे? वो क्या ना, मैंने सोचा कि आज अपनी पत्नी पर मेहरबानी कर ही देता हूँ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ यार। अनिल और रीमा तैयार होकर चले जाते हैं और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। लेकिन अनिल को महसूस होता है कि रीमा कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो रीमा को टोकते हुए कहता है, क्या कर रही हो रीमा? बार बार तुम अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम कहीं और चल लेते हैं। अनिल, तुम्हें अपनी इज्जत की तो कोई परवाह नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिया करो। अरे क्या हो गया? पहले आप मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। तुम्हें इतने चीप होटल में आने की क्या ज़रूरत थी? अरे तुम होटल सनशाइन या होटल महाराजा में भी तो ले जा सकते थे मुझे। रीमा, तुम्हें पता भी है वो होटल कितना महंगा है? मैं अपने पूरे महीने की सैलरी भी दे दूँ ना, तब भी एक टाइम के डिनर के पैसे कम पड़ जाएंगे। पता है अनिल, मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आई क्यों। मुझे कितनी इंसल्ट फील हो रही है। अगर मुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी और मेरे खानदान की। रीमा, क्या खराबी है इस होटल में? अच्छा खासा होटल है। देखो अनिल, तुम्हें यहाँ बैठना है तो बैठो, लेकिन मैं यहाँ खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकती। रीमा उस होटल में बहुत ड्रामा करती है और अनिल को लेकर वहाँ से घर आ जाती है। उस दिन अनिल का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो मन ही मन फैसला करता है कि अपनी बीवी के साथ अब कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह एक दिन मधु के घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आए होते हैं। उनमें से एक औरत मधु से कहती है, मधु, सुना है तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है और बहुत खानदानी, मिलाओगी नहीं क्या उससे? उनकी बात सुन के मधु सोच में पड़ गई। अब कैसे बताऊँ इन लोगों को? मेरी बहू ऊंचे खानदान की है ज़रूर, लेकिन उसकी सोच कितनी नीची है। कहीं वो इन सब से कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। मधु इस कश्मकश में उलझी हुई थी कि तभी दूसरी औरत बोलती है, क्या सोच रही हो मधु? हमने ऐसा भी क्या कह दिया जो इतनी गहरी सोच में डूब गई? बुलाओ अपनी बहू को। मधु ना चाहते हुए भी रीमा को बुला लेती है। सभी औरतें रीमा की बहुत तारीफ करती हैं। तभी एक औरत रीमा को आशीर्वाद देते हुए उसके गाल पर हाथ लगा देती है और इस पर रीमा भड़क जाती है। ये क्या कर रही हो आप? अपने हाथ पीछे रखो मुझसे। क्या हुआ बहू? मैंने तो बस आशीर्वाद दिया है। आपने आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि मेरा गाल टच किया है। आपको पता है, अभी फेशियल करवा कर आई हूँ, पूरे 5,000 रुपये खर्च करके आई हूँ। हमारे खानदान में पार्लर में इतने पैसे खर्च करना आम बात है। खैर, आप क्या समझेगी? आप तो कहीं जाती होंगी तो 20 रुपये के साबुन से मुंह धोकर आ जाती होंगी। ये बोलकर रीमा वहाँ से चली जाती है। सभी औरतें मधु को बहुत हैरानी से देखती है। तभी एक औरत उससे कहती है, मधु, तेरी बहू तो बहुत तेज़ है। देख, हम तो आज आए हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे यहाँ से। सारी ज़िंदगी तुझे ही उसे झेलना है, इसलिए इस पर लगाम कस के रख, नहीं तो तुझे उंगलियों पर नचाएगी। सभी औरतें वहाँ से चली जाती है और मधु पूरी रात इस बारे में सोचती रहती है कि वो अपनी खानदानी बहू का दिमाग कैसे ठिकाने पर लगाए। अगली सुबह मधु अपने बेटे और अपने लिए नाश्ता बनाती है। तभी वहाँ पर रीमा आकर कहती है, माँ जी, मेरा नाश्ता कहाँ है? बहू, मैंने तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया। क्यों? मैंने सोचा मेरी बहू खानदानी है, अब खानदानी लोग नाश्ते में न जाने क्या खाते होंगे। अगर मैंने उल्टा सीधा कुछ बना दिया और वो तूने खा लिया तो तेरे खानदान की इज्जत का क्या होता? लेकिन माँ जी,
अरे लेकिन वेकिन मत कर बहू, तेरे खानदान के लोग जो खाते हैं ना वही बना ले और खा ले। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो तेरे खानदान की इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। रीमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनिल ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो रीमा उससे कहती है, अनिल सुनो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम मुझे मम्मी पापा के घर छोड़ देना। ये क्या कह रही हो रीमा? मेरे पास कार नहीं बाइक है। अगर किसी ने तुम्हें बाइक पर देख लिया तो तुम्हारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? और तुम मेरी बाइक से अपने घर के सामने उतरोगी तो तुम्हारे खानदान की इज्जत का तो जनाजा ही निकल जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, तुम अपने लिए कार मंगवा लो। अच्छा चलता हूँ मैं, देर हो रही है। अनिल वहाँ से चला जाता है। रीमा उसे देखती रह जाती है। रीमा को समझ में आ गया कि उसकी सास और अनिल उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन रीमा के मम्मी पापा उसके घर आते हैं। समधन जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ जी, आप सब कैसे हो? अनिल बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अब ठीक चल रहा है पापा जी। आप सब लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मधु वहाँ से चली जाती है और कुछ देर में 3-4 प्लेट वहाँ पर लगा देती है। उन प्लेटों में रखा सामान देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मधु ने एक प्लेट में सोने के जेवर, एक प्लेट में चांदी के जेवर, एक प्लेट में नोट और एक प्लेट में सिक्के भरे थे। अनिल अपने ससुर से कहता है, पापा जी माँ नाश्ता ले आइए, लीजिए कुछ खाइए ना। अरे बेटा ये कैसा मजाक है? ये सोना चांदी रुपया पैसा कोई खाने की चीज़ थोड़ी ना है। भाई साहब, अब आप खानदानी लोग हैं, खानदानी लोगों के खाने के लिए कुछ तो स्पेशल खाने की चीज़ रखनी ही होती है ना। बहन जी, हम खानदानी लोग हैं तो क्या हुआ, खाते तो हम भी रोटी हैं, पीते तो हम भी पानी ही हैं। तो मम्मी जी ये बात आप अपनी बेटी को समझाओ ना कि हर समय खानदान का राग अलापना बंद करे। भाई साहब, आपकी बेटी किसी इंसान को इंसान नहीं समझती, हर किसी से बदसलूकी करती है। माफ़ करना, हमें संस्कारों वाली खानदानी बहू चाहिए, ऐसे खानदानी बहू नहीं जिसके अंदर घमंड कोट कोट कर भरा हो। रीमा अपने पति और सास की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। रीमा के माता पिता अनिल और मधु से माफ़ी मांगते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं। रीमा चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुनती है। अब रीमा को अपने माता पिता की बात कितनी समझ में आती है ये तो वक्त ही बताएगा। शादी के बाद ससुराल में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन जो सबसे भयानक रिश्ता होता है जिससे हर बहू डरती है वो होता है सास का। लेकिन सोचो क्या हो जब सास जैसा पति हो, सास जैसा ससुर और सास जैसी सास। सोती रहती हो, लेटी रहती हो, जाओ चाय लेकर आओ, और हाँ नहा कर चाय देना। सो तो आप भी रहें, फिर मैं ही क्यों उठूं? चलो साथ उठते हैं। पति रीमा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। बोलने से पहले सोच तो लेती कि किससे बात कर रही हो, क्या शोभा भी देगा ये बोलना। उठो। हाय रे, ससुराल का पहला दिन और रीमा के सर पर पति के रूप में ऐसा पति का पहाड़ टूटा। अब वो क्या करती? अरेंज मैरिज थी, ज्यादा जानती भी नहीं थी पति के नेचर को। रीमा नहाकर किचन में जाती है कि ससुर खड़े होते हैं। जी पापा जी, कुछ चाहिए? कुछ पहले तो जो पूजा की उसका प्रसाद, 2 गलसा में गरम और ठंडा पानी, मीठे और नमकीन बिस्कुट और। पापा जी मैंने तो कोई पूजा नहीं की, प्रसाद कहाँ से दूं? पूजा नहीं की? पूजा नहीं की? हे भगवान, क्या हो रहा है इस घर में? बहू का ससुराल में पहला दिन और पूजा भी नहीं की। क्यों क्यों क्यों? हाय रे, ससुर को हाइपर होता देख रीमा को तो लगता है जैसे इन्हें झटके ही लग जाएंगे। वो जल्दी से पूजा घर में जाती है और जोत जलाकर आरती करती है और पूजा करके ससुर जी को प्रसाद देती है। रीना किस्मत को रोती है कि अब क्या होगा, जब पति और ससुर का ये रूप है तो सास, वो तो सास है, क्या क्या करेगी। लेकिन तभी सास की आवाज आती है। रीमा, बहू रीमा, कहाँ हो? ससुराल का पहला दिन और अभी तक बहू मेरे कमरे में झांकने तक नहीं आई कि सास जिंदा है या मर गई। क्या बहू? रीमा भागकर सास के कमरे में जाती है जहां वो बेड पर पैर लटकाए बैठी थी। क्या हुआ माँ जी, क्या चाहिए आपको?
अरे पल्ला ले सर पर और पैर छू मेरे। हमारे यहाँ बहू जब तक नहा धोकर पूजा पाठ करके सास के पैर नहीं छूती, पैर तो हम जमीन पर नहीं रख सकते। हाय रे मम्मी जी, ये कहाँ का कस्टम है? ये तो मैंने कहीं नहीं सुना। देख ले बहू, या तो पैर छूकर सास को जमीन में पैर रखने दे, या फिर सारा वॉशरूम का काम मैं यहीं बेड पर कर लूं, फिर करते रहना साफ सफाई। अरे नहीं मम्मी जी, मैं अभी आपके पैर छू लेती हूँ। ये बोलकर वो सास के पैर छूती है और बाद में सास जमीन पर पैर रखती है। रीमा सारा काम करके बेड पर बैठती है कि तभी कुछ औरतें आ जाती हैं। अरे नहीं बहू आई है, हम भी तो चेहरा देखें। हाय रे, अभी तो चैन मिला था, कौन आ गया? तभी सास की आवाज, बहू, अरे आ बहू, आजा बाहर देख, तुझे देखने वाले आए हैं। और हाँ, वो 50 किलो वाली साड़ी पहन लेना, 20 किलो के मेकअप के साथ। अरे बहू, इतनी देर भी मत लगा देना कि पड़ोसन चली जाए, वो भी तेरा चेहरा देखे बिना। हाय रे, रीमा कहाँ फंस गई। कितने अच्छे लग रहे थे ये लोग, लेकिन ये क्या, सास के नाम पर एक नहीं 3 सास। बहू जैसे तैसे तैयार होकर बाहर आती है। ठीक लग रही हो बहू। क्या हाल बनाकर रखा है, लग ही नहीं रहा कि कल की ब्याही है। बेटा, हाथ की मेहंदी भी नहीं हटी और तेरे चेहरे से नूर निकल गया। अब क्या बताएं, अब पता नहीं आजकल की लड़कियां चेहरे पर क्या क्या लिपापोती करती है। जब तक पार्लर में रहे तो ठीक, नहीं तो चेहरा ऐसा ही हो जाता है। और क्या, एक मेरी बीवी आई थी शादी करके, विश्वास मानिए बहन जी, मोहल्ले से स्ट्रीट लाइट हटवा दी थी नगर निगम वालों ने। वो क्या कहते थे कि सक्सेना की बहू को अंधेरा होने पर बाहर खड़ा कर दिया करो, गांव की बिजली बच जाएगी। रीमा तो ये सब सुनकर हैरान रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या बोले जा रहे हैं ये लोग। वैसे तो मैं पूरे 501 का लिफाफा लेकर आई थी, लेकिन माफ़ कर देना सक्सेनाइन, 100 रुपये भी ज़्यादा लग रहे इस चेहरे के लिए तो। हाय रे, अब तो हद हो गई। सुबह से बहू ने इतनी बेइज्जती नहीं सही थी जो शादी के एक ही दिन में देख ली। बस करिए आप लोग, जो ठीक लगे दीजिए और निकलिए। 100 रुपये, ये लीजिए 2000 की नोट, बाहर बैठकर बांट लेना, मैं चली। बहू पैर पटक कर अंदर चली जाती है, लेकिन कान उसके पीछे से उसी कमरे में होते हैं जहां उसके सास ससुर बैठे होते हैं पड़ोसनों के साथ। मिजाज देख रही हो? अरे शक्ल नहीं तो कम से कम व्यवहार तो बना लेती। न जाने कौन सी बात चुप गई, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। और मैंने तारीफ जो कर दी तुम्हारी, वही बर्दाश्त नहीं हुई लग रहा। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अरे कहीं भी क्या, जो सच है वो बोला। मुझे क्या पता था कि सास की तारीफ पसंद नहीं होगी। पड़ोसनी चली जाती है तो वहीं बहू भी अंदर सोच लेती है कि अब या तो मायके का रास्ता देखो या फिर इन लोगों को सुधार दो। अब शादी की एक ही दिन बाद वापस मायके जाना भी तो ठीक नहीं लगता, तो ऑप्शन में सिर्फ इन लोगों को सुधारना बचा है। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। फिर एक रोज, बहू, ओ बहू, जरा पैर छू कर आ, जल्दी वॉशरूम जाना है। बहू सुन लेती है, वो चुपचाप कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती है। रुक बुढ़िया, तेरी तो सारी प्रथा खत्म करती हूँ। फिर वो जोर से चिल्लाती है, माँ जी, वो साड़ी का मैचिंग ब्लाउज नहीं मिल रहा, अभी थोड़ा वक्त लगेगा आने में। अरे यहाँ तो मैचिंग के चक्कर में है और मेरा प्रेशर हाई हो रहा है। रुक बुढ़िया, तूने मेरी जिंदगी का रायता बनाया है ना, देख मैं तेरी जिंदगी का क्या क्या बनाती हूँ। अरे बहू, तेरी सास का बुरा हाल हो रहा है, जल्दी से कमरे से बाहर निकल। उसका पैर छू ले, नहीं तो वो पैर जमीन पर नहीं रख पाएगी। बहू बहू तो सन्न होकर कमरे में ही रही। काफी देर बाद बहू बाहर निकलती है। मिल गया सारा मैचिंग, कहाँ है सासू माँ? ससुर हाथ में बाल्टी लेकर खड़े थे। रहने दे तू तो बहू, अब तो काम हो गया तेरी सास का। अरे ससुर जी, अब मुझे क्या पता कि आज सासू माँ जल्दी उठ जाएंगी, मैं तो अपने वक्त से ही। बस करो अब, तुम्हारी तो पता नहीं नींद ही पूरी नहीं होती, सारी रात खर्राटे लेती रहती हो। फिर भी अब याद रखो, कल से और जल्दी उठ जाना है। जी जी ठीक है, जैसा आप बोले। फिर क्या था, रात को पति, अरे मेरी बुलबुल, क्या प्लान है आज का? पति रोमांटिक होकर बीवी से बात करने लगता है।
बस यार, मैं तो सोने चली। कल आप ही ने कहा है ना कि जल्दी उठ जाना। अब जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी तो ज़रूरी है। गुड नाइट। पति बेचारा अपनी ही जाल में जा रहा था फंसता। उधर सास के कमरे में मैं ये सोच रही हूँ कि बहू से पैर छुआ कर ज़मीन पर पैर रखने वाली प्रथा खत्म ही कर देती हूँ। वो क्या है ना, आज सुबह जो हुआ मैं नहीं चाहती कि रोज़ रोज़ हो। अब प्रेशर तो सुबह ही बनता है ना। देख लो, मैं तो भाई नहीं झुकूंगा। बहू को जो ऑर्डर दिया है रोज़ उसे उसका पालन करना ही होगा। खैर, अगली सुबह अंधेरे में बहू नहा धोकर पति को चाय के लिए उठा देती है। ए जी, उठ जाइए। मैं क्या कह रही हूँ, चाय पी लीजिए। लीजिए ना चाय। पति क्या करता? ना करता तो बीवी कल से हाथ से निकल जाती, ना करता तो खुद की बेइज्जती, और हाँ करता तो लो चाय दो। सुबह के 3:30 बजे चाय के साथ पति उठ जाता है। चाय पी लेने के बाद नींद भी कहाँ आनी थी। वो तैयार हो जाता है, लेकिन फिर ऑफिस में पति का बॉस। देखो रवि, काफी देर से देख रहा हूँ मैं, ऊँघ रहे हो तुम ऑफिस में। ऑफिस सोने आते हो या काम करने के लिए? अब सॉरी सर, वो सॉरी वॉरी कुछ नहीं। आगे से मैं तुम्हें सोता हुआ ना देखूं। जाकर मुंह धोकर आओ। पास खड़ा रवि का दोस्त शरारती आवाज में कहता है, अरे बॉस, नई नई शादी हुई है लड़के की। क्या है रे, क्यों मजाक उड़ा रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे से ऐसा नहीं होगा। रवि मुंह धोकर वापस सीट पर आता है, लेकिन किसी तरह ऑफिस का काम करके वो वहां से निकलता है। घर आकर, माँ कहाँ है आपकी बहू? अरे बेटा, आज तो सारा दिन सोई है। आप किचन में जाकर खाना बना रही है। खुद सो रही थी और मैं सारा दिन ऑफिस में ऊँघता रहा। माँ जल्दी से खाना लगा दो, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर खाना खाते वक्त, देखो तुम कल आराम से उठना और मुझे भी सोने देना, समझी? कोई ज़रूरत नहीं है मैं जब तक चाय ना मांगू मुझे देने की। क्या बात है, मुझसे कोई खता हो गई है क्या? ना सासू माँ सुबह पैर छूने को कहती है, अब तुमने भी चाय के लिए मना कर दिया। मेरा क्या कसूर है? अब बारी थी ससुर की। फिर क्या, बहू का ये फाइनल प्लान था। अगली सुबह, पिताजी, गरम पानी कितना गरम और ठंडा कितना ठंडा? अरे बेटा, रोज देती हो उतना ही। अब क्या मैं थर्मामीटर लगाकर डिग्री तो नहीं बताऊंगा ना। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन मीठा बिस्कुट कितना मीठा और नमकीन कितना नमकीन, ये तो बताना पड़ेगा ना। ससुर समझ जाते हैं कि अब बारी उसकी है। थोड़ी समझदारी दिखाकर, देख बहू, मुझे नहीं पता अब तू क्या करेगी, लेकिन मुझे पहले ही माफ़ कर दे। बस 1 कप नॉर्मल चाय और 2 बिस्किट दे दे। बहू मुस्कुराती है और किचन में चली जाती है। फिर घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है बहू की माँ। अरे बेटा, माफ़ करना, वो तेरी शादी की मन्नत उतारने वृंदावन के दर्शन करने गई थी, तो 4 दिन बात नहीं हो पाई। कैसे हैं सब ससुराल में? माँ राधा रानी की कृपा से 4 ही दिन में सब ठीक है।